नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीए न्यू डिफेंस फैकल्टी जो स्पेशली डिजाइन फॉर एनडीए एंड यूपीएससी एग्जाम्स। तो चलिए आ जाइए भाई, सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम, इंडियाज सी पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क, ये हमने टॉपिक आपको पढ़ा दिया था। आज इसका पार्ट 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से फिनिश करेंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर जो है हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्ट 1 को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के लिए सेशन की ओर। तो आज हमें कहाँ से पढ़ाना है, देखेंगे मेजर सी रूट्स, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। मेजर लैंड रूट्स, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट है जो आज हमारा है मेजर एयर रूट्स ऑफ इंडिया, ये हमें आज पढ़ाना है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या क्या आ जाता है। देखिए सबसे पहला हमारा क्या, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इंडिया बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाय पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक। किसके जरिए, पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक के जरिए सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। सर्विंग एज द प्राइमरी इंटरनेशनल गेटवे टू नॉर्थ इंडिया, यानी कि ये क्या है, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया इसे कहा जाता है। इट हैंडल्स ओवर 70 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली, यानी कि पूरे साल भर में कितने 70 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर आते जाते रहते हैं। एंड कनेक्ट्स टू ऑल मेजर ग्लोबल डेस्टिनेशन अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि पूरे 6 महाद्वीपों के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, उनको ये कनेक्ट करता है। हमारा कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम लोग आईजीआई एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, मुंबई में है। तो ये है क्या, सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, सर्विंग एज इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल, एरियल गेटवे। देखिए ये क्या है, मुंबई को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, एरियल गेटवे है। इट इज क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवल एंड कार्गो ऑपरेशंस। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवल एंड कार्गो के लिए इंपॉर्टेंट, और पर्टिकुलरली फॉर हाई वैल्यू एंड टाइम सेंसिटिव गुड्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है और यहाँ से इनका सबका ट्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, सर्व एज इंडियाज आईटी कैपिटल। बेंगलुरु को हम लोग क्या जानते हैं, आईटी कैपिटल के नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली। हैंडलिंग सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक, यहाँ पे भी क्या होता है, इंटरनेशनल पैसेंजर जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, पर्टिकुलरली टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ पे लोग आते हैं। इट इज़ क्रूशियल फॉर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स एंड बिजनेस कनेक्टिविटी। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है वो कहाँ से होता है, वो यहीं से ही होता है, यानी कि बेंगलुरु से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर रूट्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर रूट्स की अगर हम बात करें तो क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट इज वाइटल वाइटल फॉर टाइम सेंसिटिव कार्गो। जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये किसके लिए है, टाइम सेंसिटिव कार्गोज के लिए है, सच एज पेरिशेबल गुड्स, जैसे फ्लावर है, फूड्स एंड सी फूड है, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फिर प्रीसियस आइटम्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, एंड क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। देखो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जिसे कहा जाता है इंपॉर्टेंट एयर रूट्स, यानी कि बाई एयर हम लोग इन सब का क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। इट कनेक्ट्स इंडिया विद ओवर 100 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, यानी कि तकरीबन 100 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को हम लोग कवर करते हैं, फैसिलिटेटिंग बिजनेस ट्रैवल, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी यहाँ से देखने को मिलता है। एयर कार्गो कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट्स टू हाई वैल्यू लो वेट कमोडिटीज, यानी कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है लेकिन वेट बहुत कम होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियाज एयर कार्गो सेक्टर हैंडल्स अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलियन टन्स एनुअली, यानी कि जो एयर कार्गो सेक्टर है वो कितना, 3.5 मिलियन पूरे सालाना, एक साल में 3.5 मिलियन टन जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, विद ग्रोथ ड्राइवन बाय ई कॉमर्स एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, जो किसके जरिए, ई कॉमर्स और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक के जरिए पॉसिबल है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है मेजर इंटरनेशनल एयर रूट्स इंक्लूड कनेक्शन टू द मिडिल ईस्ट। अब देखिए कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, जैसे दुबई है, दोहा है, अबू धाबी है, यूरोप में लंदन है, फ्रैंकफर्ट है, पेरिस है, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, शिकागो है,
साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर है, बैंकॉक है, कुआलालंपुर है एंड द उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक। ये क्या है? उड़ान स्कीम लाई गई थी। एम्स टू इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी बाय डेवलपिंग स्मॉलर एयरपोर्ट्स एंड मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल। मतलब यहाँ पर ये क्या है, हर एक के लिए एयरपोर्ट की फैसिलिटी दी गई थी। स्मॉलर एयरपोर्ट, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को भी यहाँ पे आगे बढ़ाया गया था। देयर बाई कनेक्टिंग रिमोट एरियाज टू मेन स्ट्रीम ट्रेड नेटवर्क, जिससे क्या हो जाए, छोटे छोटे एरियाज में भी अपना ट्रेड पहुंच सके या फिर उसको भी आगे हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती हैं भारत से। सबसे पहले पेट्रोकेमिकल एंड, भारत में क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखिए क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट इंपोर्ट कैटेगरी। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर जो हमारा इंपोर्ट होता है तो किसका होता है, क्रूड ऑयल का, रिफाइंड पेट्रोलियम का एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। फिर अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स बाय वैल्यू। ठीक है, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, 25 to 30% ऑफ टोटल वैल्यू इनकी देखी जाती है। इंडियाज इंपोर्ट क्रूड ऑयल प्राइमरली फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। यानी कि कहाँ से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ली जाते हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, इराक है, यूएई, एज वेल एज फ्रॉम नाइजीरिया, वेनेजुएला एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ से भी हम चीज़ें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम इंपोर्ट्स एज एसेंशियल टू मीट डोमेस्टिक एनर्जी। हम लोग इसलिए इसको लेते हैं ताकि हमारी जो डोमेस्टिक एनर्जी है वो बनी रहे और उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। रिक्वायरमेंट्स एज इंडिया ऑयल प्रोडक्शन मीट्स ओनली अबाउट 20% ऑफ कंजम्पशन। ये कितना लेता है, 20% ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे लेते हैं। द पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स इंडियाज ट्रेड बैलेंस। ये किसको, ट्रेड बैलेंस बना रहे ताकि, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो हमारा जो डेफिसिट मतलब होता है घाटा, जो हमारा घाटा है वो भी क्या हो सके, वो भी कम हो सके। फिर फ्लक्चुएशंस इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब ये देखो क्या कह रहे हैं कि पूरे विश्व में फ्लक्चुएशन होता रहता है, पूरे विश्व में क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, इंडिया के एक्सपोर्ट पे, इम्पोर्ट पे, इनके एक्सपेंडिचर पे, ये इन्फ्लेशन लेके आता है। नेक्स्ट हमारा प्रीसियस स्टोन एंड मेटल्स। सबसे ज़्यादा क्या देखेंगे, प्रीसियस स्टोन एंड मेटल्स देखेंगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीसियस स्टोन्स एंड पर्ल्स फ्रॉम मेजर इंपोर्ट कैटेगरी। जो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेजर इंपोर्ट कैटेगरी में आती हैं। अकाउंटिंग फॉर 10 to 12 ऑफ टोटल इंपोर्ट्स, गोल्ड इज इम्पोर्टेड प्राइमरली फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अब गोल्ड कहाँ से लिया जाता है, स्विट्जरलैंड से, यूएई से एंड साउथ अफ्रीका। फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, किसके लिए, ज्वेलरी मैन्युफैक्चर के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस से के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है पूरे गोल्ड का वे पूरे विश्व में। वे डायमंड ड्राइवन बाय कल्चरल प्रेफरेंसेस, यानी कि यहाँ पे डायमंड भी खरीदे और बेचे जाते हैं। भाई सूरत में तो डायमंड फैक्ट्री है पूरी। वेडिंग एंड फेस्टिवल, डायमंड इंपोर्ट्स, वेडिंग और फेस्टिवल्स में डायमंड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। रफ डायमंड आर प्रोसेस्ड इन इंडिया, और जो रफ डायमंड होते हैं यानी कि जो बेकार के जो होते हैं हीरे, उनकी जो पहचान की जाती है भारत में और उनको तराशा जाता है, पर्टिकुलरली इन सूरत, एंड री एक्सपोर्टेड एज पॉलिश्ड डायमंड, और इनको क्या किया जाता है, री एक्सपोर्ट किया जाता है डायमंड को, मेकिंग इंडियाज ग्लोबल हब फॉर डायमंड प्रोसेसिंग। किसके लिए, डायमंड प्रोसेसिंग के लिए। प्रीसियस मेटल इंपोर्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक डायमंड। ये क्या होते हैं, डोमेस्टिक डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं। इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज, और जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, वो किस पे लगती है, हमारी गवर्नमेंट ड्यूटीज पे वो लगती हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अकाउंट्स फॉर 8 to 10% ऑफ इंपोर्ट्स। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ली जाती हैं। टोटल कितना, 8 to 10% तक यहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे मेजर सोर्स इंक्लूड। मेजर सोर्सेस क्या है कि इंक्लूड किए जाते हैं, चाइना है, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड ताइवान। द हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस
is due to limited domestic manufacturing capacity for advanced electronic and semiconductors। देखिए जो हाई import डिपेंडेंस है वो किस पे है, वो किसके कारण है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण है, और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनके लिए। However, government initiative like the प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, यानी कि PLI जिसे कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड एक्टिवेशन इन इंसेंटिव स्कीम एम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये किसको बूस्ट करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, जो डोमेस्टिक तौर पे यानी कि घरेलू तौर पे क्या करते हैं, हमारा व्यापार बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, और उन क्या करें हम, इम्पोर्ट को डिपेंड को कम करें, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके हम चीज़ों को अपने घर में ही बनाएं, अपने देश में ही बनाएं और अपने ही देश में यूज़ करें, बाहर से हमें इम्पोर्ट करने की आवश्यकता ना हो। इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट्स आर क्रूशियल फॉर इंडियाज आईटी, जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट्स हैं वो क्रूशियल होते हैं इंडियाज आईटी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, सपोर्टिंग डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट की बात करें तो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, machine tools and specialized equipments are imported to support manufacturing and infrastructure development। किसके लिए जरूरी है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी होते हैं। These imports account for approximately 10 to 12% of total imports। ये क्या होते हैं, 10 to 12% ऑफ टोटल imports का पार्ट होते हैं। कम प्राइमरली फ्रॉम चाइना, कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, जापान से एंड द यूनाइटेड स्टेट से लिए जाते हैं। मशीनरी इंपोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन। जो मशीनरी हैं, ठीक है, जो मशीनरी इंपोर्ट्स है वो कहाँ से लिए जाते हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल यानी कि अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, अक्रॉस सेक्टर्स लाइक पावर जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग, द माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द कैटेगरी इंक्लूड्स, जिसमें कैटेगरी कौन से, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स और कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पाँचवा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। भाई लाइक का एक बढ़ाते रहे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई। चलिए लाइक करिए सभी लोग, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक है। देखिए इंडिया इंपोर्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स, इंडिया क्या करता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स का इंपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल्स रॉ, देखिए क्या कह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स रॉ मटेरियल्स जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआईज एंड बल्क ड्रग्स प्राइमरली फ्रॉम चाइना, जो कहाँ से आते हैं, मेनली चाइना से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज। अब देखिए डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग जनरेटिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, कि ये पूरा अगर बनाने पे आ जाए, ठीक है, मतलब अगर बनाने की बात करें तो इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स फॉर सर्टेन स्पेशलाइजेशन केमिकल, यानी कि कुछ ही ऐसे स्पेशलाइजेशन स्पेशल केमिकल्स है जिन पे इंडिया डिपेंड है, जिन्हें इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, एपीआईज। केमिकल इंपोर्ट सपोर्ट इंडियाज फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। अब देखिए अगर क्या करती है, कम केमिकल को इंपोर्ट करती है तो इसको क्या क्या जन यहाँ पे मिलता है, जैसे इंडिया को फार्मास्यूटिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल भी बनाने में मदद, एग्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज बनाने में भी मदद मिलती है। द कोविड-19 पैंडेमिक हाइलाइटेड द नीड फॉर सेल्फ रिलायंस, जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक, उसने क्या किया, सेल्फ रिलायंस की आवश्यकता पर ज़्यादा जोर दिया। फार्मास्यूटिकल्स रॉ मटेरियल्स लीडिंग टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डेवलप डोमेस्टिक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, मतलब तब जो है भारत को यह एहसास हुआ था कि हमें अपने अंदर प्रदेश के अंदर ही सारी चीज़ें हमें बनानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, वेजिटेबल ऑयल्स। देखिए ईडेबल ऑयल्स पर्टिकुलरली पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल कॉन्स्टिट्यूट 3 to 4% ऑफ इम्पोर्ट्स, यानी कि ये 3 से 4% ही क्या होता है, इम्पोर्ट होता है। मेजर सोर्सेस इंक्लूड इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना एंड यूक्रेन। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सोर्स क्या है इंपोर्ट के, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, अर्जेंटीना और यूक्रेन। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इंडिया क्या है, इंपोर्टर है, लार्जेस्ट है वेजिटेबल ऑयल, एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीट्स ओनली 40 to 45% ऑफ डिमांड, यानी कि जो डोमेस्टिक डिमांड होती है उसको पूरा करने में 40 to 45% ही क्या करता है इंडिया
पूरा कर पाता है। इम्पोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज नेसेसरी टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप एंड कंट्रोल डोमेस्टिक प्राइसेस। तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं किस पे, इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए, किसके लिए, इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए। एक मिनट दे जरा मुझे। चलिए देखिए। एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स। और जो बायलैटरल हुआ है, ठीक है, वो एग्रीमेंट वो क्या है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अदर सिग्निफिकेंट इंपोर्ट देखेंगे जैसे इंक्लूड कोल एंड कोक for power generation and steel manufacturing, fertilizers to support agriculture, iron and steel products, plastic and plastic articles, and transport equipments, aircraft, ships, and automobiles components के लिए। India also import pulses and fruits and other food items during shortfalls in domestic production। जब कमी होती है तब इंडिया क्या करता है, फल फूल का भी क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे मेजर आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब देखो ये बात कर रहा है किसकी, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया की। इंडिया एक्सपोर्ट रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। यानी कि जो क्या करता है, क्रूड ऑयल को मेकिंग इट वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी, जो क्या करता है, टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी के लिए बनाता है। मेजर डेस्टिनेटिंग क्रूड इंक्लूड यूएई, सिंगापुर एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। Reliance Industries and other refineries contribute significantly to petroleum products exports। यानी कि जो देखिए, अब क्या करें, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। जम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो कट एंड पॉलिश डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स आर मेजर एक्सपोर्ट। ये यहाँ से क्या किए जाते हैं, बाहर को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। विद इंडिया बीइंग अ ग्लोबल लीडर इन डायमंड प्रोसेसिंग। यानी कि पूरे विश्व में इंडिया क्या है, लीडर है किस मामले में, डायमंड पॉलिशिंग में, फिर डायमंड को प्रोसेस करने में। एक्सपोर्ट गो प्राइमरली टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई एंड हांगकांग। द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर एम्प्लॉयज मिलियंस एंड कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। यानी कि यहाँ से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, फार्मास्यूटिकल्स है। अगला हमारा फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में देखिए, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एक्सपोर्टिंग जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन एंड फॉर्मुलेशंस ग्लोबली। यानी कि पूरे विश्व में क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। मेजर डेस्टिनेशन इंक्लूड द, अब इसके डेस्टिनेशन कौन कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड अफ्रीका। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स हेल्प प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन। ये क्या करता है, अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करता है पूरे विश्व में फार्मास्यूटिक, पर्टिकुलरली फॉर डिजीज लाइक HIV, एड्स एंड मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। कॉटन टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स एंड होम टेक्सटाइल आर ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ, कि इसकी स्ट्रेंथ है। मेजर बायर्स इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्री। देखिए अब मेजर बायर कौन कौन है भारत में, भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट के, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल ग्लोबली, with both traditional handloom products and modern textile manufacturing contributing to exports। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, क्या क्या, हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड मॉडर्न टेक्सटाइल। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। राइस स्पेशली बासमती,
Wheat, sugar, tea, coffee, spices, marine products, and fresh fruits are and vegetable are significant export. क्या किए जाते हैं? बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस एंड स्पाइसेस। यार भारत क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का और स्पाइसेस का। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड लिवलीहुड to millions of farmers and contribute to रूरल इकोनॉमिक डेवलप। और जो यहाँ के भारत के जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड कंट्रीब्यूट टू रूरल के लिए। ठीक है, रूरल एरियाज को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स एंड अदर इंजीनियरिंग आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी। ये क्या करते हैं? ये ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी को आगे बढ़ाते हैं। मेजर डेस्टिनेशन इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई एंड चाइना। इंडियाज ऑटोमोटिव सेक्टर हैज बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, यानी कि पूरे विश्व में क्या कर रहा है? ये कंपटीशन चल रहा है विद सेवरल इंडियन मैन्युफैक्चर एस्टेब्लिशिंग ओवरसीज प्रेजेंस, यानी कि अभी जो पूरे विश्व में चल रहा है उसमें इंडिया भी शामिल है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विस की अगर बात करें तो आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ एंड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज आर इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग। ये क्या है? भारत में सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट अर्निंग होती है तो हमारी किससे होती है? बीपीओ सेक्टर से होती है। ठीक है, मेजर मार्केट्स इंक्लूड है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप। अब देखिए मेजर जो है इंक्लूड कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है और यूरोप है। इंडिया आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो आर ग्लोबल लीडर्स इन टेक्नोलॉजी सर्विस। ये क्या है? ग्लोबल लीडर हैं किसमें? टेक्नोलॉजी सर्विस में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? केमिकल। नेक्स्ट हमारा क्या है? केमिकल। केमिकल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, डाइज, पिगमेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स आर एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज, यानी कि बहुत सारे देशों को ये सारी चीजें क्या की जाती हैं? एक्सपोर्ट की जाती हैं। इंडिया हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया क्या है? स्ट्रॉन्ग केमिकल मैन्युफैक्चरर है, कैपेबिलिटीज रखता है पर्टिकुलरली किसमें? एग्रो केमिकल्स में, स्पेशली इन केमिकल, स्पेशली किसमें? केमिकल्स में। द केमिकल सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। किसको बढ़ाने के लिए काम करता है? जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड एंड फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये क्या है? ट्रेड क्या है? ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड क्या फंडामेंटल पिलर हैं भारत की इकोनॉमी के लिए। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बढ़ाते हैं। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट को ये कम करते हैं क्या? एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। करंटली एस्टिमेटेड एट 14% ऑफ जीडीपी, यानी कि करंटली कितना है? 14% ऑफ जीडीपी लिया गया, विच इज हायर देन डेवलप्ड। जो क्या है? हायर देन डेवलप्ड कंट्री से भी ज़्यादा है, 8 to 10%। द लॉजिस्टिक कॉस्ट रिडक्शन डायरेक्टली इनहेंस, क्या करते हैं? डायरेक्टली उनको और आगे बढ़ाते हैं कम्पिटिटिवनेस एंड इंडियन प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, और भारतीय प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए। ट्रेड लिबरलाइजेशन सिंस 1991 हैज इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। अब देखिए जो हमारा लिबरलाइजेशन हुआ था कब? 1991 में। उसका मतलब था पूरे तरह से हम लोग वैल्यू चेन्स में आगे बढ़ें और इनकी अपनी वैल्यू रियलाइज करें। इनेबलिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, क्या करें? इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर बढ़ें। टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड सेक्टर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% टू इंडियाज जीडीपी। अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट है और जो ट्रेड सेक्टर है वो पूरी तरह से कनेक्ट है किसके? कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली कितना? 14 to 15% इंडिया की पूरी जीडीपी। एम्प्लॉय ओवर 45 मिलियन पीपल डायरेक्टली, जो क्या करते हैं? 45 मिलियन पीपल लोगों को क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट देती है। नेक्स्ट हमारा क्या? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो क्या है जाएगा? देखिए क्या लिखा है? इंटरनेशनल ट्रेड पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। जनरेट क्रूशियल फॉरेन एक्सचेंज, जो हमें जिससे हमारा क्या हो जाए? क्रूशियल फॉरेन एक्सचेंज हो जाए। रिजर्व दैट स्टेब्लिश द रूपी एंड इनेबल इंपोर्ट फाइनेंसिंग इंडिया, यानी कि क्या हो जाए? इंपोर्ट करने से इंडिया क्या हो जाए? हमारा फाइनेंशियली स्टेब्लिश हो जाए। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सीड
$600 बिलियन, यानी कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितना है, $600 बिलियन है, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और कॉन्फिडेंस को। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हैं, सर्विस एक्सपोर्टर हैं, स्पेशली आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है, हैव बीन मेजर फॉरेन एक्सचेंज। जो क्या है, मेजर फॉरेन एक्सचेंज है, अर्नर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीब्यूट करते हैं करंट अकाउंट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो अभी जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो हमेशा चलता रहे। रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज इंडियन वर्कर्स, जो इंडियन वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं या फिर बाहर से जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। फैसिलिटेटेड बाय ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इनको फैसिलिटी दी जाती है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ऐड किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 बिलियन के लिए एनुअली टू फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लोज। जो क्या करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज पर ईयर 80 to 90 क्या होता है, $1 बिलियन में ये होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड लैंड पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैटलाइज इंडस्ट्रीज क्लस्टर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। proximately proximity to transport nodes reduce in input costs for industries and enable just in prime time manufacture practice। देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि पोर्ट हो, इंपोर्ट हो या फिर लैंड एक्सपोर्ट हो, ये क्या करते हैं, पूरी इंडस्ट्री को क्लस्टर करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इन्हें बनाए रखने के लिए काम करते हैं, जिससे हमारा जो स्पेशल स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है उसकी भी हमें कमी महसूस ना हो। The Make in India project initiative depends heavily on efficient transport and trade logistics to compete globally। अब देखिए, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया था कब, 2014 में। ठीक है, उसके जरिए क्या है, हैवी ऑन एफिशिएंट, ये भी जरूरी है, एंड ट्रेड लॉजिस्टिक compete, जो क्या करे, ट्रेड लॉजिस्टिक को भी आगे बढ़ाना, जो compete करे पूरे विश्व में। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, जिससे क्या 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 किया जाए, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए। इनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई को भी बढ़ाया जाए। फिर बाय रिड्यूसिंग ऑपरेशनल अंडर uncertainties and cost for multinational companies। नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन इंक्लूजन। देखिए, रीजनल डेवलपमेंट में क्या कह रहा है, रीजनल डेवलपमेंट में कह रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस रीजनल डिस्पैरिटीज बाय कनेक्टिंग रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज टू मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इसको क्या करना है, बैकवर्ड कैटेगरी से लेकर मेन स्ट्रीम में इसको क्या करना है, जोड़ना है। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ट्रेडिशनली आइसोलेटेड, जो नॉर्थ ईस्ट है रीजन है वो क्या है, और आइसोलेट किया गया। इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड थ्रू रोड एंड रेल एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो किसके अंदर में आता है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर में आता है। कोस्टल रीजन्स बेनिफिट फ्रॉम ओप्ड लेड डेवलपमेंट अंडर सागरमाला। अब देखिए, जो हमारा कोस्टल बेनिफिट है वो किसके अंडर में आ जाता है, सागरमाला प्रोजेक्ट्स के अंडर में आ जाता है। विच लिस्ट लैंडलॉक्ड एंड स्टेट्स गेन फ्रॉम इम्प्रूव्ड हाईवे। अब जो देखो, हाईवे जब इम्प्रूव होंगे तभी हमारा ये सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, जल्दी और मजबूत होगा। एंड रेल नेटवर्क को भी आगे बढ़ाया गया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी दिया गया एंड पर्टिकुलर डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, हमारे ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड है। एज इट इनेबल्स फार्मर्स टू एक्सेस वाइडर मार्केट्स, यानी कि ये क्या करते हैं, वाइडर की बहुत ज्यादा मार्केट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इंश्योर बेटर प्राइसेस रियलाइजेशन। और ये क्या करते हैं, बेटर प्राइसेस को ये रियलाइज करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन। क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनेबलिंग रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू ब्रॉडर एरियाज एंड बॉर्डर रोड इज एंड एयरपोर्ट इज सेंसिटिव रीजन। देखो, चाहे बोर्ड हो, सॉरी बॉर्डर हो, और चाहे वो एयरपोर्ट हो, दोनों ही क्या है, हमारे सेंसिटिव एरियाज कहलाते हैं। लाइक लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। इनहेंस डिफेंस डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, मतलब प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पर क्या करें, इनको जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है या प्रिपेयर रहना पड़ता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज क्रूशियल गिवन 95% ऑफ ट्रेड पास। यानी कि जो मैरीटाइम यानी कि समुद्री मार्ग से कितना 95% तक ट्रेड होता है। थ्रू सी रूट्स के जो नेसेसिटेटिंग अ स्ट्रॉन्ग नेवी एंड कोस्ट गार्ड, जो क्या करता है
एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी और कोस्ट गार्ड की इंपॉर्टेंस को शो करता है, यानी कि इसे बढ़ाने का भी काम करता है। ट्रेड रिलेशंस इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? डिप्लोमेटिक को, टाइज एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को। कैन प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस, यानी कि क्या करते हैं? रीजनल स्टेबिलिटी और शांति को ये बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और यहाँ से आपकी ज्योग्राफी पूरी खत्म हो जाती है। की टेक अवेज फॉर एग्जामिनेशन सक्सेस, बोर्ड ज्योग्राफी है, ट्रेड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। बाकी जो है नेक्स्ट टर्न पे हम इसके एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट टर्न। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।